तराईनामा के इस नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का दर्शकों का स्वागत। जैसा कि हमारी बात हुई थी, तराईनामा में हम कहानियां सुनेंगे और कहानियां सुनाएंगे, कहानियां सुनेंगे, कहानियां सुनाएंगे और उन नायकों की बात करेंगे जो इन कहानियों के नायक रहे हैं। वो नायक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि स्थापित हो चुके हैं, कुछ नायक ऐसे होते हैं जो भुला दिए जाते हैं और कुछ नायक ऐसे होते हैं जो नायक बनने की प्रक्रिया में होते हैं। अब नायक बनने की जो प्रक्रिया है वो आज नहीं तो कल हमारे नायक बनेंगे और कई बार प्रक्रिया से ही परिणाम का हमें पता चल जाता है। तो आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो कि छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और जो मुख्य धारा की राजनीति होती है उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक हद तक कामयाब भी हैं। हमारे बीच हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी साहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बहुत ही तेजतर्रार युवा नेता भाई विजय साहू मून जी। मून जी, आपका स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपके नाम में लगा है मून, मून कहाँ से हो गए आप? ये छात्र राजनीति के समय की बातें हैं जी। 2006 से 12 के बीच की। जी। उस समय हम लोग छात्र राजनीति में थे और छात्र राजनीति के संघर्ष से तो आप भी वाकिफ हैं कि बड़ा संघर्षमय जीवन रहता है। जी। हम छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कौन से महाविद्यालय में पढ़ते थे? किसान महाविद्यालय जी, केडीसी में। जी। चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उसी समय लोगों ने एक टाइटल दे दिया था छात्रों ने, जो हमारे समर्थक थे, हमारे शुभचिंतक थे, जो दिन रात हमारे साथ रहते थे, लग के काम करते थे, उन्होंने एक टाइटल दे दिया था मून। तब से पूरा महाविद्यालय हमें विजय साहू के आगे मून लगाने लगा। जी। फिर यही टाइटल आगे चल के आ गया। अब पूरे प्रदेश और देश में मून नाम से विख्यात हो गए। जी। जी। कई बार ये होता है, देखा गया है कि छात्र राजनीति से जो भी नेता निकलते हैं उनका कुछ ना कुछ एक टाइटल जरूर होता है। जैसे आपकी ही पार्टी में उदाहरण के तौर पे लें तो अरविंद सिंह गोप, ये भी उन्होंने बताया था कि एक छात्रों के द्वारा एक प्यार स्वरूप एक नाम दिया गया था। आप ही के पार्टी के एक नेता है सुनील सिंह यादव साजन, तो इसी तरह विजय साहू मून। जी। विजय भाई, आप रहने वाले कहाँ के हैं, कोई बताएं? हाँ, हमारा पैतृक निवास मछियाही चिलवरिया जी। विधानसभा बहराइच सदर। जी। सदर से टिकट मांग रहे हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। जी। छात्र राजनीति में जब आप सक्रिय थे जी, तो घर वालों का कैसा साथ था? घर वालों ने कहा नहीं कि पढ़ने लिखने जाओ कि नेतागिरी? हमारे यहाँ 7 पीढ़ी तक जी किसी ने राजनीति नहीं की जी। और हम जिस वर्ग से आते हैं वो एक व्यापारी वर्ग होता है, बनिया वर्ग होते हैं। लोग अपना व्यापार करते हैं, छोटे मोटे धंधे करते हैं, उससे जीवन यापन करते हैं। जब हम छात्र राजनीति में आए तो पहले तो परिवार वालों ने बहुत टाइट किया कि लीजिए आप राजनीति करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी रुचि छात्र राजनीति में बढ़ती गई तो घर वालों को लगा ये लड़का बर्बाद हो गया है जी, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब परीक्षा के परिणाम आते थे, परिणाम भी सही आते थे, अक्सर हम अच्छे खासे अंक लेके आते थे, तो उससे जितना विरोध घर वालों को करना चाहिए गार्जियन का उतना नहीं हुआ। कहीं ना कहीं फिर हल्का फुल्का बैकडोर से सपोर्ट मिला हमें, वरना राजनीति ही नहीं करने देते। जी। छात्र राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई तो होगा जिसने प्रेरित किया होगा कि चुनाव लड़ो विजय भाई, छात्र राजनीति में आ जाइए। 2006-07 का दौर था जी। उस समय हमने एडमिशन लिया था किसान महाविद्यालय में जी। उस समय छात्र राजनीति चरम पर थी, छात्र नेता बहुतायत थे। हमारे वहां से तो पूरी की पूरी ट्रेन भर के आती थी, विशेषरगंज, प्रयागपुर, योगेंद्र धाम, चिलवरिया। तो हम लोग जब आते थे तो पूरा पूरा जत्था आता था ट्रेन से ही हम पढ़ने आते थे जी। और लगभग 500-700 छात्र एक साथ आते थे। तो वो होता क्या था कि तमाम ऐसे दबे कुचले वर्ग के लोग रहते थे, तमाम ऐसे गरीब मजलूम छात्र रहते थे जो अपनी फीस समय से नहीं अदा कर पाते थे, उनको किताबें लाइब्रेरी से समय से नहीं मिल पाती थी, कुछ का एडमिशन नहीं हो पाता था। तो जब ऐसी चीजें होती थी तो लोग हम लोगों से मदद मांगते थे।
हम लोग उनकी मदद करते करते कब छात्र नेता बन गए इसका एहसास हुआ ही नहीं। लोगों की मदद करते जी, करते जी, जी। राजनीति में आ गए। राजनीति में कब आ गया इसका एहसास नहीं हुआ। और कब छात्र नेता बन गए, जब छात्र नेता बन गए तो फिर समर्थक जो थे उनकी मांग हुई कि भैया आप चुनाव लड़िए। फिर 2006-7 में मायावती जी ने छात्र संघ बंद कर दिया जी। छात्र संघ पे रोक लगा दी। बहुत आंदोलन हुए लेकिन छात्र संघ बहाल नहीं हुआ। हम लोग लगातार प्रयासरत रहे, आंदोलन करते रहे, जेल तक गए हम लोग छात्र संघ की बहाली के हाँ बहाली के लिए। 2007 में हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसमें प्रशासन से भी मुठभेड़ हुई थी। लगभग 5-7 हजार छात्र सड़क पे था और उस समय हम लोग जेल तक भी गए थे। उसके बाद सबको छोड़ा गया। फिर प्रशासन ने दबा दिया सरकार। अब सरकार के आदेशों पर चीजें चलती। सरकार का निर्देश था कि छात्र संघ चुनाव बंद हो जाएंगे तो बंद हो गए। फिर हम लोगों ने अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी, छात्रों की सेवा करते रहे। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तब छात्र संघ बहाल हुआ तो लोगों का सहयोग हुआ। अब पैसा तो इतना था नहीं हम लोगों के पास, ना इतने संसाधन थे। एक नॉर्मल से परिवार से हम आते थे तो लोगों का सहयोग हुआ। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया और मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हुआ 2012 में जी। और केडीसी की राजनीतिक इतिहास में ये रहा है कि 1989 के बाद किसी बैकवर्ड ने अध्यक्ष पद का पर्चा नहीं भरा था। ये एक बड़ी विचित्र बात है। 1989 के बाद किसी बैकवर्ड ने अध्यक्ष पद का पर्चा नहीं भरा था। मैं पहला ऐसा कैंडिडेट था बैकवर्ड वर्ग से जी। कि मैंने अध्यक्ष पद का नामांकन किया। चुनाव हुआ, दमदारी के साथ चुनाव लड़े। 2-3 हमले भी हम पे हुए। गुटबाजियां हो जाती है छात्र राजनीति में, आम बातें हैं। और महज कुछ वोटों से हम चुनाव हार गए। हारे वो अलग बात है, लेकिन लड़े। हाँ लड़े और दमदारी के साथ लड़े। पूरा जिला, पूरा जनपद के छोटे छोटे व्यापारी, जनपद के जो रोजमर्रा वाले और तमाम अधिकारी कर्मचारी, किसने हमें सहयोग दिया हम भी नहीं बता सकते। लोगों का बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग मिला, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और चाहे वो लोगों का समर्थन हो। हर परिस्थिति में लोग हमारे साथ खड़े रहे। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लोग हमारे साथ खड़े थे। जब चलते थे हम लोग तो लगभग 70, 80 छात्रों का एक हुजूम चलता था। तो यही तो जनता की ताकत है, छात्रों की ताकत है। वही नेता बनाते हैं। वही छात्र सेवा करते करते छात्र नेता बन गए। छात्र राजनीति को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है जी, कि यहाँ से नेता पैदा होते हैं। जी। हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी से आपका जुड़ाव तभी हुआ होगा क्योंकि छात्र संघ की बहाली समाजवादी जी 2012 जी। समाजवादी पार्टी से लगाव वहीं से शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी में जब आप एंट्री लेते हैं एक छात्र नेता के तौर पर जी, तो जो समाजवादी पार्टी के पहले से स्थापित नेता थे, मतलब एक ऐसा असर देखा जाता है कि कुछ स्थापित नेता ऐसे होते हैं जो कि छात्र नेताओं का सहयोग करते हैं कि ये लड़का हमारा भविष्य है, हमारी पार्टी का भविष्य है जी। और कुछ नेता ऐसे भी होते होंगे जो कहते होंगे कि यार ये नया लड़का आके कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, हमारी जगह ना ले ले, तो कुछ विरोध भी हुआ होगा। बिल्कुल। दोनों चीजें आपने झेली या सिर्फ मलाई काटी आप? नहीं, दोनों झेली जी, दोनों झेली। अब जब उस समय सरकार बनी जी, फिर 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ जी, उसमें पार्टी ने पूर्व विधायक शब्बीर वाल्मीकि जी को प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। कार्यकर्ताओं के अंदर एक बड़ा उबाल हुआ। सरिया मिल में कार्यक्रम रखा गया, वहां पर बहुत बवाल हुआ। फिर राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष बदल दिया। जिला अध्यक्ष बदले गए। पहले थे जो अभी वर्तमान में श्री रामहर्ष यादव जी, उसके बाद पूर्व विधायक रामतेज यादव जी को पार्टी की कमान मिली। उस दौर में हम लोग अगर एक तरह से कहें तो ये कहना ठीक होगा कि रामतेज यादव जी के बगीचे की नर्सरी है हम लोग। नेता बनाया उन्होंने ही,
और मैं ये भी कह सकता हूं कि जब से रामतेज यादव जी अध्यक्ष पद से हटे हैं, समाजवादी पार्टी ने बहराइच में नेता नहीं बनाए। तब क्या बना है? नेतृत्व नहीं। नेता तो वो होता जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिनके अंदर लड़ने की क्षमता हो, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की क्षमता हो। उसके बाद कोई नेतृत्व नहीं दे पाया। तो अभी जो युवा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में है जनपद बहराइच में, उनको आप नेता जो संघर्ष रामतेज यादव जी ने सिखाया जी, वो उस तरीके का कोई गुरु नहीं, उस तरीका ना कोई गुरु बन पाया। अब तो बस एक दूसरे का यही चल रहा है, चलता रहता है इंटरनल कि भाई पार्टी में गुटबाजी, हाँ ये करो वो करो, तमाम चीजें। गुटबाजी तो नहीं कहेंगे जी, क्योंकि पार्टी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे चलती है। गुटबाजी करने की किसी की हैसियत नहीं है। भाई जो गुटबाजी करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। गुटबाजी नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि ये कहेंगे कि रामतेज यादव जी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं आया। वो पार्टी के भीम पितामह थे, पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। हम लोगों ने देखा है कि सरकार में किस तरह गरीब मजलूम और किसान बेरोजगार की बात को वो प्रशासन के सामने रखते थे और उसका हल निकलवाते थे। आप जब समाजवादी पार्टी में आपकी एंट्री होती है, उसमें जिला अध्यक्ष श्री रामहर्ष यादव जी, बीच में श्री रामतेज यादव जी, अब फिर से श्री रामहर्ष यादव जी। 2 या 3 जिला अध्यक्षों के नीचे आपने काम किया जनपद बहराइच में। जी जी। किसकी जिला अध्यक्षी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? मुझे रामतेज यादव बेस्ट अध्यक्ष जी। रामहर्ष जी भी अच्छे हैं जी। देखिए हर किसी की अपनी कार्य करने की एक शैली होती है। बस अब उनकी शैली थोड़ी अलग थी जी। श्री अभी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है श्री रामहर्ष यादव जी, इनकी शैली थोड़ी अलग है। बस अपनी अपनी पसंद होती है। हमें उनकी शैली ज्यादा पसंद थी जी। आप उसमें खुद को ज्यादा फिट पा रहे हैं? जी। नहीं ऐसा नहीं है, रामहर्ष यादव जी का भी हम सम्मान करते हैं जी। वो भी पार्टी स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन रामतेज यादव जी, हमने कहा ना कि नेता हम लोगों को उन्होंने बनाया। आप कैसे लड़ना है, कैसे संघर्ष करना है, ये उन्होंने सिखाया। और मैं अपनी ही नहीं, हमें तो लग रहा है कि जनपद के 70% नेताओं को उन्होंने समाजवादी पार्टी की ABCD सिखाई है। संघर्ष कैसे करना है सिखाई। आज देखिए जितने भी संघर्ष करने वाले लोग हैं जनपद में समाजवादी पार्टी की, सब रामतेज यादव जी के नर्सरी के पौधे हैं। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे कई बार लड़के लिखते हैं कि जिलाध्यक्ष बदला जाए, इससे आपकी क्या राय है? देखिए ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है जी। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं। भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिसको भी जिला अध्यक्ष की कमान दे देंगे वो हमारा कमांडर होगा। हम उसके पीछे चलेंगे जी। उसका जो निर्देश होगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष को निर्देश अपने घर से तो देता नहीं जी। पार्टी का जो निर्देश होता है उसी का जिला अध्यक्ष पालन कराता है। हम लोग उसका पालन करते हैं एक कार्यकर्ता के तौर पे। 2012 में जब आप समाजवादी पार्टी में आते हैं जी, आप लखनऊ भी जाते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं जी। मछियाही चिलवरिया से बहराइच होते हुए विजय साहू पहुंच जाते हैं लखनऊ जी। लखनऊ में आपको किस नेता का संरक्षण या मार्गदर्शन सबसे ज्यादा प्राप्त? लखनऊ में हमें स्वर्गीय माननीय जगजीवन प्रसाद जी जो कुछ लोग कहते हैं वो आपके राजनीतिक गुरु थे। बिल्कुल हमारे राजनीतिक गुरु थे और श्री रामतेज यादव जी के बाद वही हमारे राजनीतिक गुरु है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि कैसे समाज सेवा करना है, कैसे सादगी तरीके से अपने लोगों से मिलना है, उनके सुख दुख में शामिल होना है। वो तो कहते थे कि किसी की मदद ऐसी करो कि इस हाथ से करो और इस हाथ को खबर ना चले, खबर ना हो। बहुत बड़े पुराने ख्याल के लोग, बहुत ही सिंपल और सरल। अभी तो ये चल रहा है कि आप किसी की मदद करिए भले मत, पर हल्ला जरूर मचा दीजिए कि हमने। अब तो दौर बदल रहा है, पुराने लोग नहीं रहे, पुराने विचारधाराएं नहीं रही, समय बदल रहा है, समय के साथ लोग बदल रहे हैं। छात्र राजनीति के समय जो आपके साथी थे, छात्र थे, आप कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ छोटे मोटे दुश्मन भी होंगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कॉलेज से निकलने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है, दोस्ती रह जाती है। जनरली ऐसा होता है। तो दोस्त वाले आज भी आपके साथ हैं? 2-4 दोस्तों नाम? 2-4 नहीं, बहुत से हैं। वही हमारे छात्र राजनीति में
सबसे बड़ा योगदान रहा भाई पूर्व उपाध्यक्ष चौधरी अर्जुन सिंह हिंद जी का, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्यामजी त्रिपाठी जी का भाई, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, कार्तिकेय मिश्रा मोनू जी कासर कोषाध्यक्ष थे, मनी भाई अजतेश पांडे मनी जो भी समाजवादी पार्टी की फ्रंटल विंग में अभी भी पदाधिकारी है। ऐसे तमाम लोग थे जिनका सहयोग हमें बराबर मिलता रहा। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे भी साथी थे भाई, जब मुख्य धारा में आए राजनीति के तो कुछ लोग भाजपा में चले गए, कुछ सपा में चले गए, अलग की बात चले गए, लेकिन छात्र हाँ वो आजीवन रहेगी, वो आजीवन रहेगी। अभी की जो छात्र राजनीति, छात्र संघ के चुनाव तो बंद हो गए, क्या ये मतलब उम्मीद की जा सकती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर 2027 में वापस आती है तो छात्र संघ की बहाली होगी? एक छात्र नेता के तौर पे आपकी क्या उम्मीद? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मैंने देखा कई बड़े ऐसे नेता हैं जो समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी रहे हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं। देखिए जितने छात्र नेता थे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी जी, लेकिन अधिकतर जो छात्र नेता थे वो समाजवादी पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है और छात्र राजनीति में आंदोलन करना सिखाया जाता है। गरीब मजदूर जो निर्धन तमाम छात्र होते हैं उनकी लड़ाई छात्र नेता लड़ता है और उन्हीं के हक अधिकार की बात करता है। इसलिए अधिकतर जो छात्र नेता होते हैं वो जब छात्र राजनीति से निकलते हैं तो वो मुख्य धारा में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जितनी स्वतंत्रता आपको समाजवादी पार्टी में मिल जाएगी अपने लोगों के हक अधिकार की बातें करना और उनके संघर्ष करना, उनके लिए लड़ना, जो चीजें आपको समाजवादी पार्टी में है वो दूसरी पार्टियों में नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी में आप कई पदों पे रहे जी, शायद आप लोहिया वाहिनी में भी योजन सभा में रहे जी, लोहिया वाहिनी में रहे, लोहिया वाहिनी में 2 बार राष्ट्रीय सचिव भी रहे जी, विमेन बॉडी में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं जी। इतने सारे पदों में रहे, कई फ्रंटल संगठनों में रहे, उसका अनुभव कैसा रहा? उसका बड़ा अनुभव रहा। और भाई हम तो सबसे पहले लोहिया वाहिनी में जिले में उपाध्यक्ष हुए थे जी, प्रदीप वर्मा जी जिला अध्यक्ष थे लोहिया वाहिनी के, हम उपाध्यक्ष हुए थे जी। तो जिले की पहले जिले का अनुभव लिया, फिर प्रदेश का लिया, फिर उसके बाद एक समय आया कि बाबूजी का भी लगभग काम हम ही देखते थे। हमारा मतलब जगजीवन बाबूजी, स्वर्गीय जगजीवन बाबूजी जो माननीय अखिलेश जी के ओएसडी थे, उनका भी लगभग काम हमें, तो एक बड़ा अनुभव मिला। पूरे प्रदेश में लोगों की मदद का, तमाम लोगों की मदद हो गई। वो मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी आगे हमको करके मदद कराते थे कि ठीक है ये ऐसे कर दो, इनको ये करवा दो, इनको फोन करना है, तो हम करवाते रहते थे। तो बड़ी संतुष्टि मिलती थी कि हाँ लोगों की मदद करने लायक हम कुछ ऐसे लायक हैं, कुछ करने लायक हैं कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। विजय साहू मोहन को ये कब लगा कि अब विधायक की लड़नी चाहिए, अब उसके लिए प्रयास करना चाहिए? अब विधान 2019 में जी, लोकसभा चुनाव के टाइम 2019 में हमारी बात भी हुई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और शादी के बाद की बात है, हमारी चर्चा भी हुई थी। आपकी शादी कब हुई? 2019 में। 2019 और शादी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए भी थे। उसके बाद हमारी चर्चा भी हुई टिकट को लेके जी। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे घर पे भी आए, गांव पे जी। गांव पे आने का उनका कोई बड़ा मतलब नहीं था, एक मैसेज देना था समाज को, क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि हम एक अति पिछड़े वर्ग से आते हैं जी। हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक क्षमता कम है, राजनीति में बहुत कम रहते हैं जी। गिनती के लोग रहते हैं। मैं एक ताजुब वाली आपको बात बताऊं कि देवी पाटन मंडल, फैजाबाद मंडल और बस्ती मंडल, तीनों मंडल मिला के 45 विधानसभा की सीटें हैं। और आप ताजुब करेंगे इन 45 विधानसभा की सीटों में बनिया वर्ग और अति पिछड़े वर्ग में, जैसे जिसपे साहू गुप्ता, फुर्जी, खलवार, मतलब जो छोटी छोटी जातियां आती हैं बनिया वर्ग से जो जुड़ी हुई है, इसमें मैं समाजवादी पार्टी से इकलौता कैंडिडेट हूं जो टिकट मांग रहा हूं, इकलौता टिकटार्थी हूं 45 विधानसभा। ये तराई वाला जो पूरा, हाँ, आपका देवी पाटन मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल में मैं इकलौता
व्यक्ति हूं जो समाजवादी पार्टी से विधानसभा का टिकट मांग रहा हूं, 45 विधानसभा में बहराइच सदर मांग रहा हूं। ये ताजुब वाली बात जी। हमने कहा ना आपसे कि हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक सोच कम है जी। हमारे लोग व्यापारी हैं। इनका वोट ऐसे होता है कि एक बार आप जाइए चुनाव लड़िए, ये आपको वोट दे देंगे, फिर जाके अपनी दुकान पे बैठ जाएंगे। 5 साल ये ऐसे वोटर है, 5 साल अपने विधायक से पूछने नहीं जाएंगे कि विधायक जी हमारा खड़ंजा लगा, हमारा नल लगा, हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग लगी कि नहीं लगी। इनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ एक तरह से आप इसके मुफ्त वाले वोटर कह सकते हैं। ये विधायक जी को वोट देंगे और फिर अपनी दुकान पर बैठकर 4.5 साल उनका प्रचार भी करेंगे और 5वें साल फिर वोट भी देंगे। और अगर आपने उनके दिल में जगह बना ली तो नोट भी देंगे। ये व्यापारी वर्ग है ना। व्यापारी वर्ग राजनीति से मतलब नहीं। वो जब आपसे जुड़ेगा तो व्यक्तिगत तौर पर जुड़ेगा। व्यक्तिगत जुड़ेगा तो जब व्यक्तिगत आदमी जुड़ता है तो उसके दिल में आप जगह बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा राजनीतिक लोग नहीं है, तो मांगे कौन। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 45 विधानसभा में मैं इकलौता टिकटार्थी हूं समाजवादी पार्टी से, जो कि विधानसभा का टिकट। हाँ, जो कि विधानसभा का टिकट मांग रहा हूं। आपके समाज का कितना सहयोग मिलता है आपको? हमारे समाज का पूरा सहयोग मिलता है। अगर विजय साहू मून हाँ प्रत्याशी बनते हैं, हाँ, तो आपका समाज, हमारा समाज अति पिछड़ा वर्ग। आप समाज की बात कर रहे हैं, हमें तो लग रहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जो वर्ग हमें वोट नहीं करेगा। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा। अति पिछड़े वर्ग का और ये व्यापारी, हमें लग रहा कुछ नहीं तो 1 लाख वोट तो इन्हीं का हो जाएगा जो हमको मिलेगा। मतलब आप जिस दिन हमारा टिकट हो जाएगा उस दिन बीजेपी बहुत नीचे चली जाएगी। आप इतना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कम से कम 50-60 ऐसे बूथ रहेंगे जो आज भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लिए हैं, वो सब समाजवादी पार्टी का बस्ता लेकर बैठेंगे बिछा के। ये आपका विश्वास है? ये मेरा विश्वास नहीं, मेरा अनुभव है। ये मेरा व्यक्तिगत लगाव है अपने लोगों से। जी। बहराइच विधानसभा सदर जी, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही गौरवशाली विरासत रखती है अपने पास। पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे, अभी जल्दी ही विधानसभा में उनके चित्र का अनावरण हुआ, मरहूम डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब, जिनकी ये बहराइच विधानसभा का उनका किला कहा जाता था कि इस किले को कोई ढहा नहीं सकता। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर आपको पार्टी मौका देती है तो वकार साहब वाला इतिहास आप फिर से दोहरा सकते हैं? बिल्कुल दोहराया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग और एक बड़े तबके के जहन में भाजपा ने जहर घोल दिया है। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर कौन है? ये अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग। ये चाहे मोदी हो, मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, मोदी जी इसी के आप ही की बिरादरी के। हाँ अब हम कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आता है, सुनने में आया है, इसीलिए मैंने शायद कहा। कंफर्म तो नहीं है क्योंकि गुजरात जाके हमने देखा नहीं कि वहां पर क्या है। मोदी जी का तो बदलता रहता है। हाँ, वो तो भाई जहां जाते वहां उस बिरादरी के हो जाते हैं, तो ये चीजें कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग जो है, इसी के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और अति पिछड़ा वर्ग ही जब पलट जाएगा तो बचेगा क्या उनके पास। समाजवादी पार्टी उसमें एक नारा चला रही है, पीडीए। जी, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। जी, अखिलेश जी के करीबियों में आपकी गिनती होती है। जी। वास्तव में पीडीए मतलब है क्या? कोई कहता है पीड़ित, कोई कहता है आधी आबादी, कोई कुछ कहता है, पर आप बताइए कि पीडीए है क्या? सबका निचोड़ तो एक ही निकलता है ना जी भाई, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और जो कमजोर है वही पीड़ित है, जो कमजोर है वही प्रताड़ित है, और जो कमजोर है वही पीड़ित है। और जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हाँ, ठीक, माना बात आपकी। एक समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी जनपद बहराइच के नेता, उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पीडीए मतलब पीड़ित। आपने एक नई बात बताई, या पिछड़ा, दलित? नहीं, देखिए, पीड़ित तो हर वर्ग में लोग होते हैं जी, और जो प्रताड़ित होता है वो पीड़ित है। कुछ हद तक इससे हम भी सहमत हैं जी। भाई, क्या है कि लेकिन हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात क्यों कह रहे हैं? जी।
क्योंकि प्रताड़ित होने वालों में अधिकतर इनकी संख्या होती है, बहुतायत इनकी संख्या होती है, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी प्रताड़ित हर वर्ग के लोग होते हैं, और जो प्रताड़ित है उनके साथ हम खड़े हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम खड़े हैं, तो हम पीडीए के साथ खड़े हैं। विजय भाई, जैसे हम लोग तो मीडिया के लोग हैं, आम लोगों के बीच उठना बैठना होता है। एक आम आदमी का सवाल था, भैया आपकी समाजवादी पार्टी के किसी नेता से मिलिएगा तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी को अक्सर नमाजवादी पार्टी कह देते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? कहने के लिए तो कुछ भी कह देते हैं जी। अब लेकिन अब भाजपा के लोग जितने निचले स्तर पर जाकर बयानबाजी कर देते हैं, हमें लग रहा है समाजवादी पार्टी में उतने निचले स्तर पर हमारी पार्टी का कोई नेता जाएगा ही नहीं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें वो संस्कार नहीं दिए हैं। वो तो दुश्मन से भी बात करेंगे तो उसका सम्मान का ख्याल रखते हुए, कभी उनके मुख से कोई ऐसे शब्द आप नहीं सुने होंगे कि जिससे किसी को तिरस्कार फील हो कि हाँ मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं, एक नई ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं, हम लोग को दिशा निर्देश देते हैं। वो तो कहते रहते कभी किसी के ऊपर गलत बयानबाजी मत करो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा सा कहना रहता है कि कोई ऐसा शब्द आप किसी के प्रति इस्तेमाल मत करो जो शब्द वो व्यक्ति अगर आपके प्रति इस्तेमाल करे तो आपको बुरा लगे। आप सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ो, स्वच्छ राजनीति करो, और जब आप स्वच्छ राजनीति करोगे तो जनता सब कुछ देख रही है। अब समय बहुत बदल चुका है, डिजिटल युग आ गया है, बहुत कुछ जनता सारी चीजें समझ रही है, सब जान रही है। कहने को क्या, लोग किसी को गाली दे तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम भी उनको गाली दें। भैया गाली अगर वो दे रहे हैं मतलब उनके संस्कारों में कमी है, तभी तो गाली दे रहे हैं। हमारा काम है सम्मान करना, छोटे बड़े गरीब किसान मजदूर बेरोजगार नौजवान, उनकी लड़ाई हमें लड़नी है। जो आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं तमाम नौजवान किसान भी, यूरिया के लिए क्या हाहाकार था, आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है, ना उत्तर प्रदेश सरकार से छुपा है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी से छुपा है, लेकिन सबकी आंखें बंद थी, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्योंकि यहाँ तो सब कुछ हिंदू मुस्लिम गंगा के नाम पर चल रहा है ना, यहाँ तो विकास की कोई बात ही नहीं है। अब बताइए, एक वो फ्लाईओवर चल रहा है अपने बहराइच में, टाटा मोटर्स के पास गोंडा बहराइच रोड पे, कब से फंसा पड़ा है। एक फ्लाईओवर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, हम विकास की क्या उम्मीद करें यहाँ के जनप्रतिनिधि। आपको क्या लगता है वो जो फ्लाईओवर है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आप फ्लाईओवर जाके देखिए, फ्लाईओवर की ऊंचाई कितनी है, और उसके जो ट्रेनें चलती हैं उसमें जो करंट दौड़ता है उसके तार की ऊंचाई कितनी है। आप जरा बता दीजिए कैसे उसको कंप्लीट किया जाएगा। बहराइच विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो भाजपा के राज में आई, जिसको आप अगर विधायक बनते हैं या आपको मौका जनता देती है या पार्टी देती है तो उसको आप कैसे खत्म करेंगे? बहराइच विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और ट्रैफिक। शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक, घसियारीपुरा का जल निकासी, और ये आपके ये भ्रष्टाचार के चरम भ्रष्टाचार में जो सब चढ़ रहे हैं, सड़कों का न चौड़ीकरण होना, ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। सरकार बनती है तो इस पर एक विशेष रूप से पूरा काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं 2027 के चुनाव को लेकर, और लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए जियो या मरो का चुनाव रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए हमेशा जियो मरो की स्थिति रहती है, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप इतना बड़ा नहीं रहता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने पूरा भाई एक साथ देखिए पूरे देश के समस्त जनपदों में एक साथ जिला कार्यालय बना लिए। अभी सिर्फ आप पैसा जोड़ना शुरू कर दो तो कितना पैसा हो जाएगा, कहाँ से आ रहा है ये काला धन, कहाँ से बन रहे हैं जिला कार्यालय। समाजवादी पार्टी गरीब किसान मजदूर बेरोजगार नौजवान की पार्टी है। जब सरकारें जरूरत से ज्यादा दहशत का माहौल कर देती है पब्लिक के अंदर, उनके मन में, तब ये जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उठता है, गरीब किसान उसके साथ जुड़ता है, गरीब किसान पलटता है, समाजवादी पार्टी को वोट देता है, तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। वही होगा 27 में, देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी की जो ये सीट है 2027 के चुनाव में, जो विधानसभा सदर सीट है, समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की सीट मानी जाती है, स्वर्गीय डॉक्टर वकारण उनके उत्तराधिकारी माननीय आशीष शाह साहब
इस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि माननीय अखिलेश जी उनकी जगह पे एक नए लड़के को, एक नए आदमी को टिकट देने का काम करेंगे? ये मेरा प्रश्न है, ये लोगों के मन का बिल्कुल प्रश्न है। बिल्कुल लगता है। देखिए, माननीय अखिलेश जी हमसे आपसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। और लगभग 15 साल की हमारी समाजवादी पार्टी में राजनीति का हो गया कार्यकाल जी। तो अब तो हम ये तो हम भी कह सकते कि अब हम लड़के नहीं रहे जी, क्योंकि आधी उम्र हमारी भी बीत रही है। जी। और राजनीति में हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बात कहा करते हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई नेता नहीं है, हमारे यहाँ नेता सिर्फ एक है, अखिलेश यादव, बाकी सब कार्यकर्ता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में कोई नेता जूनियर और कोई नेता सीनियर नहीं है। कब जूनियर सीनियर हो जाए और कब सीनियर जूनियर हो जाए इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता, ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको 2027 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी सवाल ये बता दीजिए, चिलवरिया आप रहते हैं, चिलवरिया आपका गांव है, चिलवरिया की पहचान वहाँ की एक चीनी मिल से है, लेकिन कई बार ऐसा सुनने में आया कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता है। आप उन गन्ना किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं अधिकांश किसान परिवार से आते हैं, क्योंकि तराई क्षेत्र किसानों का क्षेत्र, और तराई आप भी किसान परिवार से हैं और तराई में गन्ना ज्यादा होता है जी। तो उन गन्ना किसानों के लिए आपके मन में क्या योजना है? कि गन्ना किसानों का क्या है कि जैसे बाकी बिलें भुगतान करती हैं जी, उसका एक रोस्टर निर्धारित होना चाहिए कि किसान ने अपना गन्ना मिल को दिया, उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर उसके अकाउंट में उसका भुगतान पहुंच जाना चाहिए जी। अभी क्या है कि चीनी मिलें सिंडिकेट बना ली हैं, इन्होंने ऊपर स्तर पर मैनेज कर रखा है चीजों को। ऊपर स्तर मतलब मंत्रालय स्तर पर। जब मंत्रालय स्तर पर मैनेज कर रखा है तो नीचे किसकी हिम्मत है, कौन कराएगा पेमेंट? किसान बेचारा 2-2 साल 3-3 साल से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, गन्ना दे रहा है, उसको 2-2 साल की पेमेंट नहीं मिल पा रही है। कितनी दुर्दशा है। इनके जनप्रतिनिधियों की कोई सुनता ही नहीं है, भाजपा के जनप्रतिनिधि कोई नहीं सुनता। इनके यहाँ जनप्रतिनिधियों की इतनी हैसियत नहीं है कि जाके पेमेंट करा दे किसान की। कुछ चुनिंदा ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जिनका उनका पेमेंट हो जाता है, बैकडोर से अपना पेमेंट करा लेते हैं। किसान मर रहा है, किसान को कौन पूछने वाला है? किसान तो सिर्फ जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए याद आता है। वो तो कहते हैं कि हम किसान के पेमेंट की लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं है। हम तो वो 2000 रुपया कितना भेज देते हैं किसान सम्मान पर, उसी को भेज के कहते हैं कि बस सब हो गया पेमेंट, इसी से किसान को हम खुश करके वोट ले रहे हैं। तो जब वो 2000 से वोट पा रहे हैं, उनकी नजर में किसान की हैसियत सिर्फ 2000 रुपये की है, तो किसान के हक अधिकार की लड़ाई क्यों लड़ेंगे? उसके लिए अपने अडानी अंबानी जैसे सिंभावली के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारपोरेट हैं जो मोटा पैसा देते हैं चुनावों में इनको, जिनके पैसों से ये कार्यालय बनवाते हैं, अरबों खरबों की रैलियां करते हैं, ये उनके खिलाफ क्यों जाएंगे? किसान क्या देता है इनको? किसान वोट ही तो देता है, और वोट तो ये कहते हैं हम 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि भेज के ले लेंगे। तो इसके लिए इनको बड़े बड़े कारपोरेट से लड़ने की जरूरत नहीं है। वोट चाहिए विधायक को, विधायक अगर कहता है तो ऊपर से डांट दिया जाता है, चुपचाप बैठो। विधायक की हैसियत नहीं कि कुछ बोल सके। किसान बेचारा दौड़ा दौड़ा घूमता है, कभी मिल जाता है, कभी बैंक आता है, दिखवाता है कब हमारा पेमेंट आएगा, बाद में पता चलता है जितने का गन्ना बेचता है उससे 4 गुना वो ब्याज ले लेता, ब्याज हो जाता है। लोगों से पैसा जो लेके बेटियों की शादी, घर परिवार के खर्च, तमाम चीजें करते हैं। उसकी तो बनियान भी अगर आप कपड़े उतरवा के देख लो तो 10 छेद मिलेंगे बनियान में, वो तो अपनी बनियान भी नहीं बदल पाता। हम लोग तो दरवाजे पे रहते हैं। चीनी मिल की क्या स्थिति है, चीनी मिल के पेमेंट की क्या स्थिति है, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अब 2-3 मंडल में आसपास के जितनी शुगर मिले हैं उसमें सबसे खराब स्थिति सिंभावली शुगर्स की है, इनके पेमेंट की है। किसी पर कोई दबाव नहीं। कितने बार प्रशासन के लोग गए, गोदाम सील कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब नाटक है, दिखावा है। किसान के लिए साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है, किसान बेचारा पिस रहा है। सरकार जिस दिन आई, ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर किसान का पेमेंट होगा, कराया जाएगा। तराई के किसानों के लिए एक नई उम्मीद विजय साहू मून के साथ
बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।